चलने चलिए, तो रैपिड फायर है ये, और हम लोग इसको जल्द ही समाप्त करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सीधे प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19। तो निजता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया, जल्दी बताइए। निजता का अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए, जो निजता का अधिकार है, निजता का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 क्या है? राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार है ना, जीवन का अधिकार। और अनुच्छेद 21A क्या है? शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो जो है निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। अच्छा, देखिए, अनुच्छेद 21 में जो राइट टू लाइफ है, इसमें बहुत सारे जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे स्वच्छ हवा का अधिकार, जो है स्वच्छ क्या कह सकते हैं उसका, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आपको कह सकते हैं कि जीने का अधिकार, सोने का अधिकार, ये सारा जो अधिकार है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक, तो अब चलिए, अनुच्छेद 21 समझ में आ गया। अच्छा, अब अगला प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता, है ना, जल की अस्थायी कठोरता किसके पास होती है? जल के अस्थायी कठोरता, याद रखिएगा, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। अस्थायी कठोरता किसके पास होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मीथेन। तो याद रखिए, अस्थायी कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट और अस्थायी कठोरता किससे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट अस्थायी और कैल्शियम कार्बोनेट अस्थायी। ठीक, अगला प्रश्न कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलता है, ज्वालामुखी विस्फोट से क्या क्या निकलता है ना, ज्वालामुखी विस्फोट सब लोग जानते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट से क्या निकलता है? ऑप्शन 1 है जल वाष्प, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है राख और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो ज्वालामुखी विस्फोट से कौन कौन सा चीज निकलता है, जो बताइएगा जरा। तो देखिए, ज्वालामुखी विस्फोट से ये तीनों निकलता है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ज्वालामुखी विस्फोट से ये तीनों चीज निकलता है। ठीक, एक मिनट। चल, ज्वालामुखी विस्फोट से ये तीनों चीज निकलता है। अगला प्रश्न है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाले, हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाने वाले जो वाहिकाएं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, सीरा कहते हैं, जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। बताइएगा कि हृदय से रक्त की ओर, यानी कि हार्ट से लेकर के शरीर में, पूरे शरीर में, तो जो हार्ट से लेकर के शरीर में जाए वो धमनी, और जो शरीर मतलब सिर से लेकर के पूरे बॉडी में जाए वो है सीरा। और जाइलम जो जड़ से लेकर के पत्ता में जाए, जाइलम, और पत्ता यानी कि फ्लोएम से लेकर के जो जड़ में जाए वो फ्लोएम। तो ये आसान ट्रिक है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर जनित है? मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइएगा। मच्छर के काटने से यानी कि कौन सा रोग होता है? ऑप्शन 1 है मलेरिया, डेंगू मलेरिया, हाँ मलेरिया हो गया, डेंगू, इबोला और जीका, और F इसमें से एक से अधिक। तो बताइए कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइएगा। देखिए, मच्छर के काटने से, ये तो मलेरिया जानते ही होंगे, प्लाज्मोडियम जो है कौन सा मच्छर होता है, मादा एनोफिलिस। और डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, इबोला भी मच्छर काटने से होता है, और जीका भी जो है मच्छर काटने से होता है। और ये पूरा का पूरा जो है विषाणु जनित रोग है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, हाँ, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये जो वर्ल्ड बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, ऑप्शन 1, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में है, ऑप्शन सी पेरिस में है, और ऑप्शन सी वुहान में है। तो बताइएगा कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है भाई, बताइए जल्दी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है जी? तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी का यूएस में है। और विश्व बैंक के जो अभी ये हैं अध्यक्ष है वो कौन है? अजय बंगा, अजय बंगा हैं।
इसके अध्यक्ष विश्व बैंक के। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। और इसी के साथ में एक और बैंक की स्थापना हुआ था, उसको कहते हैं आईएमएफ, है ना, आईएमएफ। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना भी 1944 में ही हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। आईएमएफ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं क्रिस्टीना जॉर्जिएवा। तो ये भी याद रखिएगा कि आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टीना जॉर्जिएवा है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सीमा कौन से देशों से सबसे कम लगती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत की जो सीमा है वो कौन से देशों से सबसे कम लगती है। ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है नेपाल। तो भारत की सीमा सबसे कम लगती है किससे? देखिए, अफगानिस्तान से लगता है 106 किलोमीटर, पाकिस्तान से लगता है शायद 3231 किलोमीटर समथिंग, हाँ नहीं 3332 किलोमीटर, 3332 किलोमीटर लगता है। भूटान से लगता है लगभग 699 किलोमीटर, और नेपाल से लगता है आपको जो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर नेपाल से। और देखिएगा कि एक और आपको चीन से लगेगा लगभग 3488 किलोमीटर, 88 किलोमीटर। और सबसे अधिक लगता है बांग्लादेश से, बांग्लादेश से लगता है कितना? तो लगभग आपको दीजिएगा 4096 किलोमीटर, ये बांग्लादेश से लगता है। और एक और भी है जो म्यांमार है, 1643 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर ये लगता है सीमा हमारा। सबसे कम किसे लगता है? अफगानिस्तान से 206 किलोमीटर, मतलब 106 किलोमीटर, सॉरी 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला व्यक्ति जो है वो है कौन? तो सीजेआई। ऑप्शन देख लीजिए, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, और इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। चलिए, एक प्रश्न अभी वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है कौन है? वो है डीवाई चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। और ये जो है डीवाई चंद्रचूड़ कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? सॉरी, जो सीजेआई हैं ये हैं 50 नंबर के, 50 में राष्ट्रपति, सॉरी 50 में सीजेआई हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं। और अभी जो है हमारे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, है ना, द्रौपदी मुर्मू। इनको शपथ किसने दिलाई है? द्रौपदी मुर्मू जो है, इनको शपथ किसने दिलाई है? तो इनको दिलाए हैं एनवी रमन्ना साहब ने, एनवी रमन्ना साहब इनको शपथ दिलाए थे। अच्छा, डीवाई चंद्रचूड़ से पहले हमारे सीजेआई कौन थे? डीवाई चंद्रचूड़ से पहले हमारे सीजेआई कौन थे? यूयू ललित, यूयू ललित। तो ये याद रखिएगा, एक यहां से क्वेश्चन वो बना देते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है कि एम है आर्थर होम्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन सी है जॉर्ज लेमेंतर, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो है वो दिया है किसने? तो दिया है अल्फ्रेड वेगनर ने। कब? 1912 में, ठीक। आर्थर होम्स ने संवहन धारा सिद्धांत दिया है, संवहन धारा, और जॉर्ज लेमेंतर ने बिग बैंग थ्योरी दी है, बिग बैंग थ्योरी दी है जॉर्ज लेमेंतर ने, ठीक है, जिसको कहते हैं महाविस्फोट का सिद्धांत जो है ये जॉर्ज लेमेंतर का है, ठीक। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मध्यकाल में भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन एक में है महमूद गजनी, ऑप्शन बी में है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी में है बाबर, और ऑप्शन डी में है मोहम्मद बिन सैम। तो कौन है जो है मध्यकाल में प्रथम आक्रमणकारी? देखिए, महमूद गजनी कब? 1025 में आया था भारत में, और 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये आया था 712 में, और बाबर आया था 1526 में, और मोहम्मद बिन सैम यानी कि मोहम्मद गोरी आया था 1191 में। तो मध्यकाल में कहा जाता है बाबर को कि भारत में मध्यकाल में जो आक्रमणकारी आए हैं वो हैं बाबर साहब। तो बाबर हमारे क्या आक्रमणकारी है भैया, बाबर आजम नहीं, बाबर ही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? निम्नलिखित में भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, बताइए। ऑप्शन है कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है, और एक से अधिक है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है?
बताइएगा जल्दी। देखिए भारतीय संविधान की प्रकृति कठोर है कि लचीला है, कि अंशतः कठोर अंशतः लचीला है, कि एक से अधिक है। तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो अंशतः कठोर अंशतः लचीला है। का अर्थ ये है कि भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का संशोधन आप जो है सिंपल मेजोरिटी से यानी कि साधारण बहुमत से, कुछ अनुच्छेदों का जो संशोधन है वो विशेष बहुमत से, और कुछ अनुच्छेदों का संशोधन जो है वो विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की उपस्थिति के बाद ही कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीली है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है कि लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ता है, कौन जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाला जो नहर है वो कौन है? बेरिंग सागर है, पनामा नहर है, स्वेज नहर है, कि इंदिरा गांधी नहर है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है कौन? तो देखिएगा जो बेरिंग सागर है वो जो आर्कटिक को जोड़ता है पैसिफिक से प्रशांत महासागर को। पनामा शहर जो है वो पैसिफिक को जोड़ता है अटलांटिक ओशियन को, और स्वेज नहर है वो जोड़ता है लाल सागर को भूमध्य सागर से। ठीक है, और स्वेज नहर कहाँ है? अभी जो है एक जो जहां पे है ये स्वेज नहर वो काफी चर्चा में है। देखिए स्वेज नहर जो है मिस्र में है ना, मिस्र का एक द्वीप है सिनाई द्वीप, अभी जो चर्चा में है सिनाई द्वीप। और सिनाई द्वीप और गाजा के बीच में एक बॉर्डर है राफा बॉर्डर, वो भी चर्चा में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। गाजा जो है भी जिस पे इजराइल आक्रमण किया, इजराइल और गाजा के बीच में जो अभी झगड़ा चल रहा है हमास के को लेकर के, तो इसके लिए आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न अगला है कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी में चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बोलिए जल्दी। स्वराज पार्टी किसने? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी, किसने? देखिए स्वराज पार्टी जो है एक से अधिक भी है भैया, ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए स्वराज पार्टी का जो गठन है वो किया था बेसिकली चित्तरंजन दास ने, लेकिन साथ में मोतीलाल नेहरू भी थे। लेकिन अगर एक से अधिक अगर आपका ऑप्शन है तो एक से अधिक के साथ जाइएगा, डी ऑप्शन के साथ जाइएगा, क्योंकि जो इसमें दोनों हैं, ये मोतीलाल नेहरू भी हैं और चित्तरंजन दास भी हैं। चित्तरंजन दास की जो मृत्यु है वो हो गई थी 1925 में, ठीक है। और जो मोतीलाल नेहरू की जो मृत्यु है शायद ये भी 1930 में समथिंग है, इनका भी डेथ हुआ था मोतीलाल नेहरू का भी, क्योंकि 28 में इन्होंने जो है संविधान नए संविधान का ढांचा पेश किया था मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही इन्होंने जो कांग्रेस का अधिवेशन भी अटेंड किया था। और चित्तरंजन दास ने 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसको इन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है तिलक, ऑप्शन डी है एक से अधिक। देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था, 1916 में हुआ था। अरे यार, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ था और करने वाले दोनों एनी बेसेंट है और बाल गंगाधर तिलक भी हैं। अब इनके जो है क्वेश्चन पूछता है कि पहले किसने किया था होम रूल की स्थापना, पहले किसने किया है? तो पहले किया है बाल गंगाधर तिलक ने, उसके बाद किया एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने शायद अप्रैल में किया है और ये किया है सितंबर में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि एनी बेसेंट जो है वो बिहार में कब आए थे? तो बिहार आए थे 1918 में, 1918 में बिहार में आए थे। अब बिहार में 2 बार आए थे, ठीक, 1918 में ही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? भिलाई संयंत्र जो छत्तीसगढ़ में है, भिलाई जो है सेल है, सॉरी भिलाई छत्तीसगढ़ में है, इसकी स्थापना किसने किया है? किसकी सहायता से की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1955 में किया गया था, ठीक है। और ये किया गया था ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। किसकी सहायता से की गई थी? तो इसे किया गया था रूस की सहायता से, ठीक। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? भारत में पहली बार कुल्हाड़ी की खोज किसने की थी? कहा जाता है कि पूरे एशिया में पहली बार जो औजार मिला है वो भारत से मिला था, वो मिला था कुल्हाड़ी। और क्या था? ऑप्शन ए है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी राखल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी है जॉन मार्शल ने और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। देखिए कि पहली बार जो कुल्हाड़ी की खोज की थी किसने? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था 1863 में। कहां से? मद्रास से, है ना, मद्रास से। मद्रास में एक जगह है पल्लवरम, है ना, और एक और है अतिरम पक्कम। तो ये दोनों जगहों से, पल्लवरम से इन्होंने रॉबर्ट ब्रूसफुट ने खोज की थी
जो है कुल्हाड़ी की, और एशिया में ढूंढे जाने वाला पहला औजार माना जाता है प्राचीन काल में। दूसरी बात है कि ये जो रॉबर्ट, हाँ सॉरी, हाँ चलिए इतना ही इसमें। अगला अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? ये ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9 और 8, डी में है। कितने हैं? देखिए भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। कौन? एक है, आप देख रहे हैं कि लक्षद्वीप, सॉरी सबसे पहले ऊपर चलते हैं तो जम्मू कश्मीर, 1 नंबर पे जम्मू कश्मीर, 2 नंबर पे लद्दाख, 3 नंबर पे आप नीचे आइएगा तो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो वहां का ये है, क्या कह सकते हैं, जो राजधानी है, क्या है उसका नाम ही भूल गए मुझको, चंडीगढ़। चंडीगढ़, दिल्ली 4 हो गए, दादर नागर हवेली और दमन दीप 1 में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2020 में सबसे नया जो केंद्र शासित राज्य है यही है 2020 वाला, दादर नागर हवेली और दमन दीप 1 मिला दिया गया है। फिर उसके बाद आप देखिएगा कौन आ जाएगा, पौंडीचेरी, और उसके बाद जो है लक्षद्वीप, और उसके बाद अंडमान निकोबार। तो 3 इधर और जो है 5 इधर, तो आपको हो गए 8। चलिए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है बताइए? ऑप्शन 1 है कुरान, ऑप्शन बी है वेद, ऑप्शन सी है ब्राह्मण, ऑप्शन डी है पुराण में। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस में किया गया है? देखिए वर्ण व्यवस्था का उल्लेख वेद में किया गया है। कौन वेद में? तो ऋग्वेद में, है ना, ऋग्वेद में किया गया है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। ऋग्वेद के 10वें मंडल, है ना, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया। कितने वर्ण है? 4 वर्ण है। इसमें जो है द्विज की संख्या कितने वर्णों को दी गई? द्विज की संख्या दी गई 3 वर्णों को। कौन कौन? तो एक है ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, दूसरा वैश्य, ये 3 लोगों को द्विज की संज्ञा दी गई है, और शूद्र को इससे द्विज की श्रेणी से बाहर रखा गया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि द्विज की श्रेणी से किसे बाहर रखा गया है? तो जो है किसको? वैश्य, सॉरी शूद्र को। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका की राजभाषा क्या है? ऑप्शन 1 में है बौद्ध, ऑप्शन बी में है मंदारिन, ऑप्शन सी में सिंहली, और ऑप्शन डी में है तमिल। बौद्ध, सिंहली, मंदारिन और सिंहली, तमिल। तो बताइए कि जो है श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो देखिए श्रीलंका की जो राजभाषा है वो है जो है सिंहली, है ना। यहाँ पे लगभग 80 से 85% लोग जो है ना वो क्या बोलते हैं? सिंहली बोलते हैं, सिंहली भाषा। यहाँ पे तमिल ही बोलते हैं, है ना। खास करके जो ये उत्तरी और आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी जो इलाका है, खासकर जाफना का इलाका है ना, जाफना के इलाके में लोग तमिल बोलते हैं, बाकी लोगों में सिंहली बोला जाता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवाद द्वीप है, उसका नाम है कच्चाथीप द्वीप, जिसको 1974 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने इसको दे दिया था, श्रीलंका को दे दिया था। तो ये याद रखिए। मंदारिन बोली जाती है कहाँ पे? ये बोली जाती है चीन में, मंदारिन, है ना। चीन की जो मुद्रा को क्या कहते हैं? येन है, और चीन की मुद्रा येन, और इसको रेनमिनविन भी कहा जाता है चीन की मुद्रा को। आगे बढ़िए। आगे है कि भारत की वित्तीय राजधानी कौन है, कहाँ है? भारत की जो वित्तीय राजधानी है वो कहाँ है? ऑप्शन 1 है बंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है गुजरात में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? तो देखिए भारत की वित्तीय राजधानी बंबई में है, और भारत की प्रशासनिक राजधानी दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? भारत में जो है लोकतंत्र का प्राण किसको कहते हैं? ऑप्शन 1 है संविधान को, ऑप्शन बी है सरकार को, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल को, और ऑप्शन डी है न्यायपालिका को। तो भारत में लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? सॉरी, लोकतंत्र का प्राण किसको कहा जाता है? तो याद रखिए ये राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन है? वर्तमान में किस प्रकार की मुद्रा का प्रचलन है? मुद्रा जानते ही होंगे ना। एक है वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा है करेंसी, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, और एक से अधिक। देखिए वर्तमान में जो है करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा दोनों का प्रचलन है। वर्तमान में मुद्रा के कई रूप हैं, जैसे कि वर्चुअल मुद्रा। अच्छा, वर्चुअल मुद्रा में कौन कौन से आते हैं? वर्चुअल मुद्रा में बीट कॉइन आता है, डेजी कॉइन आता है, फेस कॉइन आता है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मुद्रा, जो कंप्यूटर में ही दिखता है, बाहर नहीं निकलता। और हमारे यहाँ जो मुद्रा के जो प्रकार हैं वो है धात्विक मुद्रा, जो है कागजी मुद्रा,
हमारे क्या यहाँ है इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, तो वर्चुअल मुद्रा, मुद्रा के बहुत सारे प्रकार है, प्लास्टिक मुद्रा जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा में आता है, एटीएम कार्ड, तो ये सब प्लास्टिक मुद्रा में आता है। आगे प्रश्न है, जल का हाँ कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? जल का कितना प्रतिशत भाग जो है वो महासागरों में है, बताइए। जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है? ए है 96%, बी है 97%, डी है 96.6% और जो सी है 96.6% और डी है 99%। तो कितना प्रतिशत भाग जो है जल का महासागर में है? तो याद रखिए 97% जो जल है वो महासागरों में है। क्लियर? अच्छा, जो मतलब जो मृदु जल है, जो मीठा जल है जिसको हम लोग पीते हैं, है ना, उसका सबसे अधिक मात्रा जो है कहाँ संचित है? देखिए सबसे अधिक मात्रा जो मीठा जल का संचित है वो है बर्फ के रूप में, है ना, स्नो के रूप में। अच्छा, जो मीठा जल है, जो सॉरी बर्फ जो जल है, जो बर्फ के रूप में जमा हुआ जल है, उसका 20% भाग जो है ना बैकाल झील में जमा हुआ है। बैकाल झील का रशिया में जमा हुआ है। तो अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? बड़ा आसान प्रश्न है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में। हुआ था कब? 1916 में जो है राजकुमार शुक्ला ने गांधी से मिले थे। गांधी कहाँ मिले थे? तो मिले थे लखनऊ में। लखनऊ अधिवेशन की जो उसमें अध्यक्षता जो है वो आरसी मजूमदार कर रहे थे और वहीं पे जाकर के राजकुमार शुक्ला मिले थे किनसे? गांधी से। उसके बाद गांधी जो है 1917 में आए और तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध आंदोलन किया और उसके बाद जो है तिनकठिया पत्ती का अंत कर दिया गया। उसी से चंपारण आंदोलन, उसी को चंपारण आंदोलन कहा जाता है और चंपारण आंदोलन से गांधी को ख्याति मिली थी। ठीक है। अच्छा, एक बार और पूछा जाता है कि जो है गांधी जो है भारत में कब आए थे साउथ अफ्रीका से, मतलब परमानेंटली? वो आए थे 1915 में, है ना। उसी के आधार पर 9 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को वो आए थे लौट करके। तो अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कहता है कि नीति आयोग कब बना? नीति आयोग का गठन कब किया गया, है ना? नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1915 में, 2015 में, 2020 में, 2017 में। नीति आयोग का गठन कब किया गया? और नीति आयोग कैसी संस्था है? देखिए पहले तो नीति आयोग जो है वो एक जो है गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है ये। दूसरा कि जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग का जो गठन है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। और नीति आयोग वही करता है जो मतलब योजना आयोग करता था, लेकिन उससे विस्तृत काम करता है नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी होते हैं, नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं, जो भारत जितने भी राज्य उनके मुख्यमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न पे चलिए कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? वेदों की ओर लौटो कहा था दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा था। दूसरी बात है कि दयानंद सरस्वती ने एक और आंदोलन चलाया था, उसका नाम था शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद में शामिल नहीं है। भारतीय संसद में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है भारतीय संसद में? भारतीय संसद में शामिल नहीं है। ऑप्शन 1 है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संसद में शामिल है कि भारतीय संसद जो है किन किन संस्थाओं से मिलकर बना है, बताइएगा। तो देखिए उपराष्ट्रपति शामिल नहीं है, बाकी तीन जो है संस्था मिलकर, तीनों संस्थाओं को मिला करके संसद का निर्माण होता है, संसद। ठीक है। और भारत में संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन। अब अगले प्रश्न पे आते हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? अनुच्छेद, हाँ ऑप्शन है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 208 और अनुच्छेद 112। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन जो बुलाई जाती है वो है अनुच्छेद 108 के तहत। इसकी अच्छा बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्ष इसका कौन होता है? अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष होता है इसका स्पीकर, है ना, स्पीकर, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष इसका जो है ये होता है, अध्यक्षता करता है। और अभी तक जो है संयुक्त अधिवेशन शायद 2 बार बुलाया जा चुका है और 2 या 3 बार बुलाया जा चुका, समथिंग एक्चुअली हमको आइडिया मतलब पूरी तरीके से याद नहीं है ये।
और जो है ये संयुक्त अधिवेशन की जो ये पद्धति है वो कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम अपने संविधान में इसको ऐड किए थे, संयुक्त अधिवेशन की ये चीज। और बुलाया कब जाता है, जब कोई भी बिल पर राज्यसभा और लोकसभा सहमत न हो तो बुलाया जाता है। और नहीं किस बिल पर बुलाया जाएगा, तो संविधान संशोधन और धन विधेयक पर जो संसद के संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। ठीक, अगला प्रश्न है कि डिक्की वर्ड प्लान का संबंध किस गवर्नर जनरल से रहा है। तो डिक्की वर्ड प्लान जो है या फिर बाल्कन प्लान जो है, देखिए एक ही नाम है, यानी कि बाल्कन प्लान या फिर डिक्की वर्ड प्लान जो है एक ही गवर्नर जनरल से संबंधित है, वो है लॉर्ड ड्यूई माउंटबेटन, है ना। यहाँ पे है लॉर्ड ड्यूई माउंटबेटन, सी ऑप्शन। तो ये जो है 1947 में भारत के विभाजन के लिए आए थे, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के अंतिम गवर्नर, भारत में जो है ब्रिटिश अंतिम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत में आजाद भारत में प्रथम गवर्नर भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। और आजाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है कि मूल ढांचे का सिद्धांत जो है न्यायालय के द्वारा दिया गया है, कहां से दिया, कब, मतलब किस बाद में दिया गया है, किस केस में दिया गया है। ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बाद में या केस में, बेरूबाड़ी केस में, मेनका गांधी केस में, निर्भया केस में, किस में दिया गया है मूल ढांचा का सिद्धांत। तो देखिए मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो दिया गया केशवानंद भारती बाद में 1973 ईस्वी में। ठीक है, मूल ढांचा। अच्छा, मूल ढांचा तय कौन करेगा, मूल ढांचा किस में लागू होता है, तो मुझे मूल ढांचा संविधान में लागू होता है। मूल ढांचा का मतलब है कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा को जो है छुए बिना, मूल ढांचा को परिवर्तित किए बिना संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और ये जो है उसके लिए दिया गया था, किसके लिए, तो प्रस्तावना के लिए। प्रस्तावना में जो संसद संशोधन कर सकती है कि नहीं, तो फिर जो न्यायालय ने कहा कि भाई मूल ढांचा को छुए बिना संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा तय कौन करेगा। प्रश्न आता है कि मूल ढांचा तय कौन करेगा, तो तय करेगा